दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल से विज्ञापनों पर खर्च का हिसाब मांगा। मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे कि 22 मार्च से जनता कर्फ्यू से लेकर 29 मई तक उन्होंने टीवी, प्रिंट और इंटरनेट पर विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च किए। साथ ही उन्होंने अस्पतालों में नए बेड, वेंटिलेटर पर खर्च किए गए रुपयों का भी हिसाब मांगा है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दरअसल एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से 2 सवाल। 22 मार्च जनता कर्फ्यू से लेकर 29 मई तक आपने टीवी, प्रिंट और इंटरनेट पर विज्ञापन में कितने रुपए खर्च किए। अस्पताल में नए बेड, वेंटिलेटर पर कितना रुपए खर्च किया गया। पुलवामा में सुरक्षा बल ने जिस आतंकी साजिश को नाकाम किया वो पिछले साल के पुलवामा हमले की ही तरह सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने के लिए थी। सूत्रों के मुताबिक जैश के निशाने पर सीआरपीएफ के 400 जवान थे जिनके काफिले को कार से निशाना बनाया जाना था। जैश के आतंकियों को यह खबर मिल चुकी थी कि कश्मीर और जम्मू के बीच सीआरपीएफ के जवानों का काफिला गुजरने वाला है, इसीलिए हूबहू 14 फरवरी 2019 वाले हमले की तर्ज पर कार के जरिए काफिले को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में सक्रिय 4 आतंकियों को हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि सुरक्षा बल की मुस्तैदी और मजबूत खुफिया तंत्र की वजह से हमले की साजिश नाकाम कर दी गई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसकी पुलिस को काफी वक्त से तलाश थी। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से फरार हो गया। बिहार के पूर्णिया और उसके आसपास के इलाकों में मक्के की तैयार फसल खराब हुए मौसम की भेंट चढ़ गई। तेज बारिश की वजह से काफी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई और जो फसल किसान काटकर ले भी गए उस पर भी बारिश ने पानी फेर दिया। क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई कि किसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बारिश से बचाकर वो मक्के की तैयार फसल को काटकर जैसे तैसे घर तो ले आए, लेकिन वहां भी उसे बारिश के पानी से नहीं बचा पाए। बारिश में भीगने की वजह से मक्के में अंकुर निकले हुए नजर आए। तूफान, ओलावृष्टि, ये सब जो है सो मक्के को गिरा दिया। दरवाजे पर लाकर ढेर करता है तो यहाँ अंकुरित होता है, कितना लोग ढकेगा। किसानों ने आरोप लगाया कि उनका लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया। किसान को देखने वाला कौन है? कोई देखने वाला नहीं है। यूपी के टुंडला में एक आदमी शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। काफी देर तक आसपास के लोगों ने उसे वहां से उतारने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और एक लड़के की मदद से शराब के नशे में धुत इस आदमी को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। सकुशल उतरा है, कोई उसको समस्या नहीं। इससे पहले इस आदमी को टावर पर चढ़ा देखकर सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि कुछ लोग अपने मकानों की छतों पर चढ़ गए। इनमें कई लोग टावर पर चढ़े इस आदमी का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड करते भी दिखाई दिए। टावर पर क्यों चढ़े थे तुम? कोई आदमी ऐसे चला गया था। क्यों? घूमने के लिए। कोलकाता पुलिस के कॉम्बैट फोर्स के कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दूसरे कर्मियों ने हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें समझाया, जिसके बाद जवान शांत हुए। ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे तेजस्वी यादव को पुलिस ने गोपालगंज जाने से रोक दिया, जिसके बाद पटना में जमकर बवाल हुआ। आरजेडी लगातार इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। यही वजह रही कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ गोपालगंज जाने के लिए घर से निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लॉकडाउन का हवाला देते हुए जिला प्रशासन पहले ही तेजस्वी की गोपालगंज जाने की मांग खारिज कर चुका था, लेकिन तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने की बात पर अड़े रहे, जिसकी वजह से पुलिस ने सुबह से ही उनके पटना के घर के आसपास कड़ा पहरा लगा दिया और वहां पुलिस वालों के साथ साथ बड़ी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात कर दिए गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिला प्रशासन की बात नहीं मानी। वो तय कार्यक्रम के हिसाब से गाड़ी में बैठकर घर से निकले। यही नहीं, उनके साथ मां राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव भी गोपालगंज जाने के लिए अलग अलग गाड़ियों में बैठकर निकले, जिसके बाद वहां तैनात पुलिस वालों और बाकी सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें गोपालगंज जाने से रोक दिया। आगे गाड़ी निकली है और सामने में फोर्स की तैनाती है। ऐसे में आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव जब घर से बाहर निकले हैं तो उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जैसे ही तेजस्वी का काफिला रोका, वो आग बबूला हो गए और उन्होंने लॉकडाउन के दौरान गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस पर नीतीश सरकार को खरी खरी सुना दी। बिहार में अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है। गोपालगंज जो है रेड जोन में है, लेकिन अपराधियों को छूट है, जाओ फायरिंग करो, गोली मारो, हत्या करो। जबकि पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए ये साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर लॉकडाउन के नियम नहीं टूटने देगी। नहीं जाते हैं तो बेहतर है, आप प्रयास करते हैं तो हम रोकने का
पूरा प्रयास हम लोग तैयार हैं, हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और अगर किसी तरह का इसमें कोई वॉलेशन होता है, उल्लंघन होता है तो जांच की जाएगी और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घर से निकलने से पहले तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने घर के अंदर पार्टी के विधायकों के साथ बैठक भी की, जिसमें गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस पर नीतीश सरकार को घेरने की पूरी रणनीति पर चर्चा हुई, क्योंकि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे में आरोपी जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो गोपालगंज में आंदोलन करेंगे। बताया गया कि 24 मई की रात को गोपालगंज के गांव में कुछ लोग आरजेडी नेता जेपी यादव के घर में घुस गए थे और उन्होंने आरजेडी नेता समेत उनके माता पिता और भाई पर धुआंधार गोलियां चला दी, जिसकी वजह से आरजेडी नेता के माता पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जिसके बाद जेपी यादव के आरोप पर जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, उनके भतीजे मुकेश पांडे, भाई सतीश पांडे और एक अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के अगले ही दिन मुकेश पांडे और सतीश पांडे की गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन अब तक अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार नहीं किया गया है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने गोपालगंज में आंदोलन करने का फैसला किया था। लेकिन जब उन्हें और राबड़ी देवी को वहां जाने से रोक दिया गया तो पटना में तेजस्वी समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान उन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप लगा। क्योंकि जब पुलिस ने तेजस्वी यादव की गाड़ी को रोका तो उनके समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इन लोगों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। तेजस्वी को रोके जाने से उनके समर्थक इतने गुस्से में नजर आए कि वो ये तक भूल गए कि देश में लॉकडाउन चल रहा है और सरकार ने कोरोना से बचने के लिए लोगों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने के लिए कहा है। नौबत यह आ गई कि पुलिस ने तेजस्वी यादव की गाड़ी को रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए थे, उनके समर्थकों ने उन्हें भी हटाने की कोशिश की और पुलिस को धक्का देने लगे। यही नहीं, प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए ये लोग मास्क लगाना भी भूल गए और जिनके चेहरे पर मास्क था उन्होंने भी उसे हटा दिया। इस प्रदर्शन में आरजेडी के कई नेता शामिल थे, जिन्होंने पुलिस के खिलाफ उनकी पार्टी के प्रदर्शन को सही ठहराया। निश्चित रूप से पुलिस असंवैधानिक काम कर रही है, हम लोग लोकतांत्रिक काम करने जा रहे हैं। जबकि गाड़ी के अंदर बैठे तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी के आरोप पर दलील दी कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ने की वजह से लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे। हम लोग देखिएगा, एक कार में जो है 3 लोग हैं। शुरू से अंत तक हम लोगों ने सरकार का जो है दिशा निर्देश माना, लेकिन कब तक? इस बीच इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव के आक्रामक तेवर दिखाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया और आरोप लगाया कि यह सारा बवाल सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन काम कर रही है, हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि तेजस्वी यादव जी गवर्नमेंट के साथ, सिस्टम के साथ कॉन्फ्रंटेशन करके, भावनाओं को भड़का करके, मुद्दों को उलझा करके पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। दिल्ली के महेंद्र पार्क इलाके में हथियारों से लैस बदमाशों ने लूटपाट की, जो अस्पताल में लगे कैमरे में कैद हो गई। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पहले बदमाश वहां आते हैं और हथियार दिखाकर लूटपाट करते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से बदमाशों को पकड़ने में जुट गई है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में टिड्डियों के दल फैल गए। झांसी, महोबा और हमीरपुर समेत कई जिलों में टिड्डियों के दलों ने भारी नुकसान पहुंचाया। झांसी में तो 23 मई के बाद टिड्डियों का तीसरा दल वहां पहुंचा, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। रात भर टिड्डियों को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। सूरज निकलने के बाद जब टिड्डियों ने फसलों को निशाना बनाना शुरू किया तो शोर शराबा करके उन्हें भगाने की कोशिश की गई। एक किसान ने तो अपने खेत में लाउडस्पीकर के साथ एक गाड़ी खड़ी कर दी और गाने बजाकर टिड्डियों को तब तक परेशान किया गया जब तक उन्होंने अपना ठिकाना नहीं बदल लिया। झांसी में टिड्डियों के दल मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पहुंचे। ग्वालियर में ये टिड्डियां राजस्थान से पहुंची और राजस्थान में ये टिड्डियां आई पाकिस्तान से। मतलब पाकिस्तान से आई करोड़ों टिड्डियों के झुंड एक एक कर कई राज्यों में फैल गए। उत्तर प्रदेश भी अब इससे जूझ रहा है। कानपुर में तो फसलों को बचाने के लिए किसान खेतों में ढोल, मंजीरे, डमरू, थालियां और दूसरे बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश करते नजर आए। टिड्डियां यहाँ आ रही हैं, इसलिए हम उसके बचाव के लिए यानी कि इतनी भीड़ इकट्ठा कर रखा है कि यहाँ पे कोई टिड्डी आए ना यहाँ पे। ऐसा कहा जा रहा है कि शोर शराबे में टिड्डियां एक जगह नहीं टिक सकती। ऐसा करके किसान उन्हें अपने खेतों से भगा सकते हैं। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस उपाय को अपनाया जा रहा है कि टिड्डी दल दिन में घूमती रहती हैं और रात में विश्राम करती हैं। जब दिन में घूमती रहती हैं तो फिर आवाज़ या ध्वनि से उसको हम लोग भगा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से टिड्डियों के दल फैल रहे हैं उससे दिल्ली पर भी खतरा काफी बढ़ गया है। आशंका है कि अगर हवा की दिशा के हिसाब से टिड्डियां आगे बढ़ती रहीं तो यह खतरा जल्द दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर मेरठ भी पहुंच सकता है। और अगर टिड्डियों के दल मेरठ पहुंच गए तो कहा जा रहा है कि इन्हें दिल्ली पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरठ में तो टिड्डियों से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। हमारे यहाँ पूरे जनपद में लगभग जो है 500 स्प्रे टैंकर जो है हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है, जिसमें हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं, जो निजी हमारे कृषक हैं, बड़े किसान हैं, उनके पास जो उपलब्ध है वो भी है। अभी उत्तर प्रदेश में टिड्डियों का सबसे ज्यादा असर राज्य के बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में है। इनमें उन्नाव भी है, जहां टिड्डियों ने किसानों की फसलों को खाना शुरू कर दिया है। पूरी टीम को अलर्ट पे रखा गया है कि जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो करने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि वहां 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं। फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस की जांच के दौरान एक ट्रक ड्राइवर ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। आरोप है कि गाड़ियों की जांच के दौरान ट्रक ड्राइवर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और थाने ले आई। लेकिन थाने में भी पुलिस को चकमा देकर ट्रक ड्राइवर एक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और उससे नीचे आने की अपील की, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। ट्रक ड्राइवर को ट्रांसफार्मर से नीचे उतारने के लिए बिजली कर्मचारियों को वहां बुलाया गया, जिसके बाद कुछ कर्मचारी ट्रांसफार्मर पर चढ़े और ट्रक ड्राइवर को पकड़कर नीचे उतारा। नशा वगैरह इसने किया होगा रास्ते में, अभी इसकी स्थिति ठीक नहीं है तो इसको हमने रोक लिया है। इसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन के बीच बिहार के नवादा में कार्यक्रम में कई लड़कियों ने डांस किया, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि गांव में हुए इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन नहीं किया गया और इस कार्यक्रम का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कई लड़कियां एक मंच पर एक साथ डांस करती दिखाई दी, जबकि मंच के पास खड़े लोग भी झूमते नजर आए। लॉकडाउन की वजह से इस तरह के किसी भी कार्यक्रम पर रोक है, लेकिन आरोप है कि कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। एक दूसरे से फासला बनाए रखना तो दूर, लोग मास्क लगाए भी नजर नहीं आए। रिलायंस और जियो में नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और इस तरह की धोखाधड़ी वाले विज्ञापनों को फौरन हटाने के निर्देश दिए। OLX और क्विकर पर इस तरह के कई विज्ञापन डाले जाने के मामले सामने आए, जिनमें रिलायंस और जियो में नौकरी दिलाने का झूठा दावा किया गया, जिन पर कोर्ट ने माना कि इस तरह के विज्ञापनों से रिलायंस की छवि को भारी नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट में OLX की तरफ से कहा गया कि वो जियो और रिलायंस के नाम से कुछ फिल्टर अपनी वेबसाइट पर जोड़ेंगे, जिससे इस तरह के विज्ञापन पोस्ट ही नहीं हो पाएंगे। रिलायंस ने आरोप लगाया था कि उसके नाम और ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। हिमाचल के क्वारंटीन सेंटर में जन्मदिन मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 5 लोगों का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान पालमपुर के SDM ने खुद गाना भी गाया। दिल्ली हिंसा मामले में तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने शादी के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। फिल्म छोटी सी बात और आनंद समेत कई फिल्मों के मशहूर गीत लिखने वाले गीतकार योगेश का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को उनके समर्थकों के साथ पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। महातिर इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, लेकिन अब उन पर पार्टी के संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में तेज गर्मी और ज्यादा लोड पड़ने की वजह से एक ट्रांसफार्मर फट गया। बताया गया कि ट्रांसफार्मर में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरे ट्रांसफार्मर में आग लग गई और रात के अंधेरे में इलाके में सिर्फ आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। ट्रांसफार्मर के पास एक बिजली के खंभे ने भी आग पकड़ ली। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि आग का खतरनाक मंजर देखकर इलाके के लोग डर गए। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में प्रधानमंत्री के समर्थकों ने कोर्ट के फैसले से पहले प्रदर्शन की रिहर्सल की। कोर्ट इस बात पर फैसला सुनाने वाली थी कि वहां दोबारा चुनाव होंगे या नहीं। और इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती के समर्थक सड़कों पर उतर आए, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन से पहले उसकी रिहर्सल की ताकि कोर्ट का फैसला अगर उनके पीएम के खिलाफ आएगा तो वो इस तरह अपना विरोध जताएंगे।
इस दौरान लोगों ने कोरोना के खतरे को भी पूरी तरह ध्यान में रखा। सभी के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए और सभी ने एक दूसरे से दूरी भी बना रखी थी। कई लोगों के हाथों में दस्ताने भी नजर आए और इन तमाम सुरक्षा उपायों के साथ उन्होंने प्रदर्शन की रिहर्सल की। खबर है कि प्रधानमंत्री ने मार्च महीने में संसद में विश्वास मत खो दिया था, जिसके बाद वो और उनकी पार्टी दोबारा चुनाव कराने के लिए कोर्ट पहुंचे और इसी मुद्दे पर कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। प्रधानमंत्री के समर्थकों ने भी फिर से चुनाव की मांग की। प्रधानमंत्री खुद वहां अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के पिता की कार उनके घर के बाहर से चोरी हो गई। कार चोरी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग राजधानी के राजेंद्र नगर में गौतम गंभीर के घर के बाहर खड़ी कार को चोरी करते दिखाई दिए। ये कार उनके घर के पार्किंग में बाहर खड़ी थी, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और गाड़ी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। तमाम सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज और इसके साथ ही पुलिस आसपास के जो लोग हैं उससे भी इस मामले में पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर किस तरह से यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। कोरोना संकट के बीच देश में बुनियादी क्षेत्र के 8 प्रमुख उद्योगों के ग्रोथ रेट में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। ये आंकड़े अप्रैल महीने के हैं। अप्रैल में 8 कोर सेक्टर का ग्रोथ रेट -38.1% रहा। इससे पहले मार्च में भी 8 कोर सेक्टर का ग्रोथ रेट -9% रहा था। कोरोना के खतरे की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में कच्चे तेल का उत्पादन -6.4% रहा। सबसे ज्यादा गिरावट सीमेंट उद्योग के उत्पादन में आई। सीमेंट उद्योग की ग्रोथ रेट अप्रैल में -86% रही। इसी तरह स्टील उद्योग की ग्रोथ रेट भी -84% के करीब रिकॉर्ड की गई। अप्रैल में नेचुरल गैस, बिजली और रिफाइनरी सेक्टर के उत्पादन में भी रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई। इन सभी उद्योगों को कोर सेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से पता चलता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। राजस्थान के सिरोही में एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। तालाब की खुदाई कर रहे मजदूरों ने इसकी जानकारी अजगर पकड़ने वालों को दी और अजगर पकड़ने आए आदमी ने जब उसे डंडे से खींचा तो अजगर पीछे सरक गया। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार अजगर को पानी से बाहर निकाल लिया गया और वन विभाग को जानकारी दी गई। बताया गया कि मजदूर तालाब की खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक अजगर निकलने से वहां अफरा-तफरी मच गई। लेकिन अजगर पकड़ने जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। कोरोना से जारी लड़ाई के बीच बिहार के पूर्णिया में कुछ महिलाओं ने बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए स्पेशल मास्क बनाए। इन महिलाओं ने बताया कि अपने अपने घर के काम निपटाने के बाद वो रोजाना करीब 70 मास्क बना लेती, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक उन्हें पहुंचाया जा सके। इसके लिए ये महिलाएं अलग अलग रंग के कपड़ों पर पेंटिंग करती दिखाई दी। कोई कार्टून बनाती दिखी तो किसी ने कपड़े पर सूरज बनाया, तो कोई महिला धरती को बचाने का संदेश देने के लिए कपड़े पर पेंटिंग करती नजर आई। बच्चे लोग जो है ये पहनना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसको पेंटिंग करके उसको आकर्षित करके और बच्चे लोग को दिया जा रहा है ताकि वो पहने। इन कपड़ों को मास्क की शक्ल देने के लिए उनकी सिलाई भी की गई। मास्क तैयार करने के दौरान ये सभी अपने मुंह को मास्क से ढकी नजर आई। केंद्र सरकार ने माना कि प्रवासी मजदूरों के गांव लौटने और लॉकडाउन के बाद दी जा रही छूट की वजह से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा ने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में देश में कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। सीके मिश्रा केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष हैं, जिससे कोरोना की जांच और इलाज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केसेस बढ़े हैं और उसमें कई कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि जो लोग अपने घरों को वापस गए हैं उनमें से कुछ इन्फेक्टेड केसेस हैं। तो ये सिलसिला जो जो खुलेगा ये सिलसिला सामने आएगा और भी आप खोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होंगी तो ये केसेस कुछ आ सकते हैं। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार लगभग 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने में शीघ्र ही सक्षम होंगे और ये धीरे धीरे बढ़ेगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फसल तैयार होने के बाद किसान स्ट्रॉबेरियां तोड़ते दिखे और कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के नियमों का पालन करके स्ट्रॉबेरी को बाजार तक भी पहुंचाया गया।
और इसके लिए किसान फसल तैयार होते ही अपने खेतों में पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्ट्रॉबेरी तोड़ते नजर आए। इतना ही नहीं, स्ट्रॉबेरी को छांटने और डिब्बों में पैक करते समय भी नियमों का पूरा पालन किया गया। जहां कोरोना संकट के बीच लोगों का रोजगार छिन गया, इन किसानों ने स्ट्रॉबेरी को बाजार तक भी पहुंचाया और उनकी बिक्री भी अच्छी रही। सोशल डिस्टेंस का भी बहुत सारा ख्याल रखा, पिकिंग करते समय भी और पैकिंग करते समय भी, क्योंकि हाँ इस साल मार्केट थोड़ा लो हो गया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ठीक। बताया जा रहा है कि स्ट्रॉबेरी को बाजार में पहुंचाने में कोई खास दिक्कत नहीं आई और कोरोना के मुश्किल वक्त में भी स्ट्रॉबेरी से अच्छा मुनाफा मिला। उन्होंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में उसकी पिकिंग की और वो मंडी तक भी ले लिए और जो लोकल मार्केट्स में भी उन्होंने उसकी सेल की। जम्मू श्रीनगर हाईवे से रसोई गैस सिलेंडर लेकर गुजर रहे एक ट्रक में उधमपुर के पास आग लग गई। कुछ ही देर में सिलेंडरों ने आग पकड़ ली और रुक रुक कर उसमें तेज कई धमाके हुए। धमाके इतने जोरदार थे कि 4 से 5 किलोमीटर दूर तक भी इसकी आवाज सुनाई दी और दूर से ही आसमान में धमाके होते नजर आए। हालांकि राहत की बात ये रही कि हादसे में ट्रक ड्राइवर सही सलामत है, लेकिन आग की वजह से कुछ देर तक हाईवे बंद करना पड़ा। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू भी पा लिया। किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली से जुड़े पंजाब कैबिनेट के एक फैसले पर विवाद हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के बजाय सब्सिडी के पैसे सीधे उनके खाते में देने का फैसला किया। फैसले की जानकारी मिलते ही विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और किसान भी पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ लॉकडाउन के बावजूद प्रदर्शन करते नजर आए। कैप्टन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हालांकि किसानों के प्रदर्शन की शुरुआत बठिंडा से हुई, लेकिन उनका दावा है कि पंजाब सरकार ने अगर बिजली के बिल भेजे तो पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। किसानों के तेवर को भांप अकाली दल ने भी इस फैसले का पूरी ताकत से विरोध करने के संकेत दे दिए। मैं तो वादा करदा कि ਅਸੀਂ लगातार संघर्ष करते रहेंगे ਜਦੋਂ तक ਅਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ गलत फैसला किया और वापस फैसला नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी कैप्टन अमरिंदर सरकार के फैसले के विरोध का ऐलान कर दिया, जबकि पंजाब सरकार की दलील है कि किसानों के लिए अलग से केंद्र सरकार तभी मदद करेगी जब सब्सिडी की रकम सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसानों को बिल भरना पड़ेगा। किसानों के बिजली के बिल नहीं लगाना चाहती, वो माफ हैं तो माफ ही रहेंगे। और उसके अलावा सिर्फ ये फार्मूला निकाला है कि पंजाब सरकार उसको अपनी ओर से पे कर देगी उसके खातों में। असल में पंजाब सरकार जिस योजना का जिक्र कर रही है वो पहले से ही राज्य के 6 ब्लॉक में लागू है, लेकिन केंद्र सरकार के कहने पर इसे इस साल कम से कम पूरे एक जिले में लागू करने की तैयारी है। पंजाब सरकार का दावा है कि किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिले, इसके लिए केंद्र सरकार की शर्त को मानना होगा और राज्य सरकार सब्सिडी के पैसे को सीधे किसानों के खाते में डालकर उन पर किसी तरह का बोझ नहीं बढ़ने देगी। यानी किसानों से मुफ्त बिजली कुछ चरणों में वापस ली जाएगी और इसकी जगह बिल की रकम सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। हालांकि पंजाब सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि बिजली के पूरे बिल पर सब्सिडी दी जाएगी या फिर बिल का कुछ हिस्सा ही सब्सिडी के तौर पर खाते में डाला जाएगा। दिल्ली में कोरोना से मौतों की संख्या एक दिन में ही 82 बढ़ गई, जिस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि इन 82 में 69 मौतें पिछले 34 दिनों में हुई, जिनकी सूचना अब सामने आई। ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी, लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। रिपोर्टिंग लेट की गई, तो लेट रिपोर्टिंग की वजह से वो कल की डेथ में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, लेकिन कल की एक्चुअल जो डेथ है वो 13 है। तो दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर विधोड़ी ने दावा किया कि सरकार की दलीलों से ही साबित हो गया कि मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये तो आज और कल में इतनी मौतें नहीं हुई, ये तो पिछली मौतें हैं। तो यही तो कह रही थी बीजेपी कि भाई आप जो है मौतों के आंकड़े को छुपा रहे हैं। तो अब वो बात स्पष्ट हो गई है, सामने आ गई है, और इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद लोगों की जिंदगी में होने वाले बदलाव पर न्यूज़ 18 ने एक बड़ा सर्वे किया। 13 भाषाओं में टीवी और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किए गए सर्वे में 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 57% लोगों ने यह माना कि वो इस साल फ्लाइट या ट्रेन में सफर नहीं करेंगे।
जबकि 61% लोग ये मानते हैं कि वो इस साल फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर नहीं जाएंगे। 66% लोगों ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि लंबे वक्त तक वो घर में बना हुआ खाना ही खाएंगे, यानी किसी रेस्टोरेंट में बना खाना नहीं खाएंगे। 74% लोग तो ये मानते हैं कि वो जीवन में कभी किसी अजनबी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अब कोरोना संकट का असर जीवन पर क्या पड़ा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सर्वे में शामिल हुए 67% लोगों ने इस साल किसी भी पार्टी में शामिल होने से इनकार किया, जबकि 66% लोग मानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस और मेट्रो अगर शुरू भी हो जाएं तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने से बचेंगे। दिल्ली से कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि विदेश मंत्रालय में एक अधिकारी और एक कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद इन दोनों लोगों के संपर्क में आने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो आपको बता दें, विदेश मंत्रालय में 2 कोरोना केस सामने आए हैं। विदेश मंत्रालय में एक अधिकारी और एक कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए हैं, ये जानकारी मिल रही है, जिसके बाद इन दोनों लोगों के संपर्क में आने वाले जो सभी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है। और लोग जो इसमें संपर्क में आए होंगे उनकी जांच की बात भी कही जा रही है। तो बड़ी खबर ये कोरोना से जुड़ी हुई, विदेश मंत्रालय में एक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की चपेट में। हालांकि इनके संपर्क में कितने लोग आए ये पहले चिन्हित किया गया। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है और सैनिटाइज करने की बात भी हो रही है। और साथ ही साथ जो लोग इसके संपर्क में आए हैं, इन लोगों के उनकी जल्द से जल्द जांच भी हो सकती है। अगर किसी में इसके सिम्टम्स आते हैं तो संपर्क में आने वाले फिलहाल जो अधिकारी और कर्मचारी रहे हैं उनको चिन्हित करके फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। तो ये बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? ये 2 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए विदेश मंत्रालय में। देखिए, 2 अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है और उसके बाद तमाम वो लोग जो इनके संपर्क में आए थे उन्हें सेल्फ क्वारंटीन के लिए कहा गया। 2 डिवीजन में ये पाए गए हैं विदेश मंत्रालय के। विदेश मंत्रालय के सभी डिवीजनों में ये स्थिति नहीं है, लेकिन इन दोनों अधिकारियों के संपर्क में जो आए थे और पहले अधिकारी जो कि कंसल्टेंट हैं विदेश मंत्रालय में और मध्य यूरोप विभाग में काम करते हैं, विदेश मंत्रालय में एक विभाग है, वहां के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सेल्फ क्वारंटीन के लिए कहा गया 14 दिनों के लिए। और दूसरे जो अधिकारी हैं, लॉ ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर है, उनके संपर्क में आने वाले को भी सेल्फ क्वारंटीन किया गया है। तमाम जो प्रिकॉशन है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन विदेश मंत्रालय की तरफ से पूरे मामले में किया जा रहा है।